हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप? बढ़िया। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एमएचटी सीटी 2025 क्रैश कोर्स में केमिकल बॉन्ड। कौन सा चैप्टर दोस्तों? केमिकल थर्मोडायनामिक्स। तो बॉन्डिंग बॉन्डिंग वो हो गया था अपना, बराबर है। तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स। तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स पता है आपको? थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, बराबर है। तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स क्यों लिखा है? क्योंकि केमिस्ट्री का है, इसके कारण इसका नाम है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। तो देखिए दोस्तों, ये जो केमिकल थर्मोडायनामिक्स है, इसके जो आज हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं, ये आपको कब समझ में आएंगे? जब आपको मेरा पहला केमिकल थर्मोडायनामिक्स का थियरी का लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है, और देखना पड़ेगा। देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें मेरे प्यारे दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा, एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इन इक्विलिब्रियम। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों यहाँ पे, एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम सराउंडिंग इन इक्विलिब्रियम। मतलब एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी मतलब क्या होता है दोस्तों? एंट्रोपी मतलब होता है डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी मतलब, एंट्रोपी मतलब एस होता है, लेकिन चेंज इन एंट्रोपी मतलब होता है डेल्टा एस। तो एंट्रोपी सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम मतलब क्या है दोस्तों? मतलब एंट्रोपी में कोई फर्क नहीं पड़ा है तो क्या होगा? एंट्रोपी सिस्टम और सराउंडिंग में क्या होता है? रिमेन्स कांस्टेंट होता है। एंट्रोपी सिस्टम और सराउंडिंग में दोस्तों क्या होता है? रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब क्यों दिए नहीं ना, यहाँ पे एग्जांपल नहीं दिए हमें। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बोला है। मतलब जितने रिएक्टेंट है उतने ही प्रोडक्ट है। तो वहां पे दोस्तों एंट्रोपी क्या रहेगा? रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, फॉर द रिएक्शन calcium CO/3 2 gives CO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो एक रिएक्शन दिया है हमें यहाँ पर दोस्तों। द रिएक्शन, इसमें क्या हो रहा है? देखो इसमें क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हुआ है और डिसोसिएशन हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हुआ है? यहाँ पे डिसोसिएशन हुआ है और बना है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्या बना है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। द एंट्रोपी, फिर एंट्रोपी क्या हुआ इसमें? तो एक सिंपल बता रहा हूं मैं दोस्तों यहाँ पे। जब यहाँ पे रिएक्टेंट कितना है दोस्तों? वन रिएक्टेंट है। जब वन रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बनेंगे, देखो एक ये प्रोडक्ट, ये दूसरा प्रोडक्ट। जब एक रिएक्टेंट का दो प्रोडक्ट मिलेंगे, मतलब एंट्रोपी इंक्रीज होगा दोस्तों। एक रिएक्टेंट के अगर दो प्रोडक्ट मिलते हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब एंट्रोपी क्या होगा दोस्तों? फॉर द रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट का डिसोसिएशन हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, एक रिएक्टेंट का दो प्रोडक्ट बने हैं, तो एंट्रोपी इंक्रीज होगा या डिक्रीज? ऑब्वियस एंट्रोपी यहाँ पे क्या होगा? ऑब्वियस यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज होगा। डेल्टा एस का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव डेल्टा एस का वैल्यू कब आता है? जब एंट्रोपी इंक्रीज होती है दोस्तों। क्या इंक्रीज होती है? एंट्रोपी। एंट्रोपी इंक्रीज होती है, कब इंक्रीज होते हैं? जब, आपको ध्यान में रखना है, अगर वन रिएक्टेंट है और वन रिएक्टेंट के अगर दो प्रोडक्ट बनते हैं दोस्तों, वन रिएक्टेंट के अगर दो प्रोडक्ट बनते हैं तो एंट्रोपी क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा। और इसके ऑपोजिट डेल्टा एस नेगेटिव, बराबर। एंट्रोपी ध्यान में रखना है, तो एक रिएक्टेंट का दो प्रोडक्ट बनते हैं तो एंट्रोपी बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, बराबर है। तो एंट्रोपी ऑब्वियस क्या होगा दोस्तों? इंक्रीज होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या दिया है इसमें? देखिए, a reaction has both delta S H and delta S positive, the rate of reaction। मतलब ये एक रिएक्शन है बोलते, उसमें डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों भी पॉजिटिव है, तो वो रिएक्शन का रेट क्या होगा? देखो, इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीज विथ डिक्रीजिंग टेम्परेचर, रिमेन्स अनअफेक्टेड,
बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर कैन नॉट बी द प्रेडिक्टिव फॉर द चेंज इन द टेम्परेचर। तो एक ध्यान में रखना है दोस्तों, टेम्परेचर अगर दोनों पॉजिटिव है तो आपको देखना है वहां पे टेम्परेचर का इफेक्ट दिखना पड़ेगा। ठीक है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर विथ इंक्रीज विथ इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो उसका रेट क्या होगा, रिएक्शन का इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर वहां पे बढ़ा है तो रेट भी उसका क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज होगा। मतलब जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तब टेम्परेचर का इफेक्ट दिखना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ा है तो वो रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा, इंक्रीजेस विथ इंक्रीजेस ऑफ टेम्परेचर। ये ध्यान में रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, विच वन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। मतलब स्टेट फंक्शन क्या पूछा है दोस्तों, स्टेट फंक्शन कौन सा नहीं है। नॉट स्टेट फंक्शन, नॉट नहीं, इसमें से कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं। तो देखो दोस्तों, ये जो है इंटरनल एनर्जी, ये स्टेट फंक्शन है। ये क्या है दोस्तों, ये भी स्टेट फंक्शन है। वॉल्यूम भी स्टेट फंक्शन है दोस्तों, क्योंकि डिपेंड होता है ना, सॉलिड का वॉल्यूम अलग, लिक्विड का वॉल्यूम अलग, जो स्टेट पे डिपेंड होता है उसको स्टेट फंक्शन बोलते हैं। इंटरनल एनर्जी भी अलग अलग होता है सिस्टम और सराउंडिंग के अकॉर्डिंग टू, ये भी स्टेट फंक्शन बनेगा दोस्तों। उसके बाद एंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन है, ये भी स्टेट फंक्शन है। लेकिन ये जो हीट है दोस्तों, ये यहाँ पे आंसर आएगा, क्योंकि एक बात ध्यान में रखना है, हीट मतलब डेल्टा, ये सिंपल ध्यान में रखेंगे दादा, हीट मतलब क्यू, हीट मतलब क्यू। ये जो हीट है दोस्तों, हीट मतलब क्यू, हीट एंड वर्क, ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों, पाथ फंक्शन होते हैं, पाथ फंक्शन। हीट एंड वर्क ये दोनों क्या है दोस्तों, पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन। हीट एंड वर्क क्या है दोस्तों, पाथ फंक्शन है। देखो हीट और वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है। मतलब एक बात आपको ध्यान में रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या ध्यान में रखना है आपको, वर्क कैसे होगा। देखो यहाँ से अगर हमें अमरावती से नागपुर जाना है तो आप कौन से रूट से जा रहे हैं, बराबर है ना, उस पे आपका वर्क डिपेंड रहेगा। आप अगर ट्रेन से जाते हैं तो आप जल्दी पहुंचोगे, आप अगर टू व्हीलर से जाते हैं मतलब डिपेंड रहेगा, आप पैदल जाते हैं कैसे जाते हैं, तो उसके हिसाब से क्या होगा दोस्तों आपका, उसके हिसाब से आपका वर्क होगा। मतलब अगर कार से जाते हो तो जल्दी पहुंचोगे, बराबर है। अगर आप बस से जाते हो तो थोड़ा रुक के जाएगी बस, टाइम लगेगा। मतलब वर्क कहाँ किसके ऊपर डिपेंड है, पाथ के ऊपर डिपेंड है दोस्तों, बराबर है। कौन सा पाथ आप मतलब कौन सा रास्ता आप यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो एक बात ध्यान में रखना है, हीट एंड वर्क क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, पाथ फंक्शन। क्या होते हैं, पाथ फंक्शन। देखो और एक बात, दूसरी बात सिंपल, आप अगर आपके गांव का रास्ता 20 किलोमीटर है और एक शॉर्टकट से आप 10 किलोमीटर पहुंच सकते हैं तो आप 10 किलोमीटर शॉर्टकट रास्ता ढूंढो, नहीं तो लॉन्ग टर्न जाओ 20 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर जाने की से आपका वर्क जल्दी होगा कंप्लीट, 20 किलोमीटर जाने के लिए आपका ज्यादा वर्क लगेगा, मतलब ज्यादा टाइम स्पेन लगेगा, बराबर है। तो डिपेंड होता है, वर्क एंड हीट किसके ऊपर डिपेंड होता है, पाथ पे डिपेंड होता है, रूट पे डिपेंड होता है, रोड पे डिपेंड होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन था, विच वन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, कौन सा नहीं है फिर स्टेट फंक्शन, हीट एंड वर्क नहीं, इसमें हीट ऑप्शन था, तो हीट स्टेट फंक्शन नहीं क्योंकि वो पाथ फंक्शन है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों यहाँ पे, वेन, देखिए क्या दिया है यहाँ पे, when no heat energy is allowed to enter or leave the system is it called। मतलब नो हीट एंटर, हीट एनर्जी मतलब हीट एनर्जी जो है, देखो एक सिस्टम है, इसमें हीट एनर्जी नो एंटर, नो एंटर, एंटर नहीं हो रही, नो एंटर, और नो लीव, और बाहर भी नहीं जा रहे। हीट जो है देखो, ये जो हीट है एंटर भी नहीं हो रही और बाहर भी नहीं जा रहे। नो एग्जिस्ट मतलब नो लिव, लिव भी नहीं हो रही, एंटर भी नहीं हो रही। मतलब यहाँ पे हीट कैसा है दोस्तों, हीट कैसा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। हीट कैसा है, इसमें कांस्टेंट है। और हीट कांस्टेंट किसमें होता है, क्या कांस्टेंट है दोस्तों, हीट कांस्टेंट। हीट कांस्टेंट किसमें होता है, अडायबैटिक प्रोसेस में होता है।
अडायाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों? हीट कांस्टेंट। हीट क्या होता है उसमें? कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे देखो, हीट क्या रहेगा? कांस्टेंट। मतलब हमारा ये जो प्रोसेस है ये क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों? अडायाबेटिक प्रोसेस। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है? व्हेन नो हीट एंटर नो हीट लीव। मतलब हीट कैसे रिमेन्स कांस्टेंट? तो किस में हीट रिमेन्स कांस्टेंट होता है? अडायाबेटिक प्रोसेस में हीट रिमेन्स कांस्टेंट होता है मेरे प्यारे दोस्तों। क्लियर है कि बताओ? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों, इन एन आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस। देखिए क्या है क्वेश्चन। इन एन आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस। मतलब आइडियल गैस का हम क्या कर रहे हैं? आइसोथर्मल एक्सपांशन कर रहे हैं, बराबर। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में क्या होता है? आइसोथर्मल इसमें डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो होता है और डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? जीरो होता है। ये किसके लिए होता है? ये जो टर्म है ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? इन एन आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस। तो इसमें क्या रहेगा दोस्तों? इसमें डेल्टा यू क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा इन एन आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू हमारा जीरो रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों हेस लॉ के बेस पर है। क्या दिया है देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? हेस लॉ इज रिलेटेड टू। मतलब हेस लॉ किससे रिलेटेड होता है? तो हेस लॉ में क्या करते हैं हम दोस्तों? नंबर ऑफ स्टेप्स जो रिएक्शन के होते हैं, जो रिएक्शन का हमें नेट रिएक्शन पता नहीं है, जो रिएक्शन का हमें एंथैल्पी पता नहीं, टोटल एंथैल्पी कितना है, लेकिन उसके इंडिविजुअल स्टेप हमें पता है। फॉर एग्जांपल हैबर प्रोसेस है, तो हैबर प्रोसेस के इंडिविजुअल स्टेप हमें पता है और हमें उसका एंथैल्पी कैलकुलेट करना है। अननोन एंथैल्पी है रिएक्शन का, लेकिन हमें नोन करना है, पता करना है। तो इंडिविजुअल स्टेप का जो एंथैल्पीज होता है वो सबका अपन क्या करते हैं दोस्तों? सम करते हैं और टोटल एंथैल्पी फाइंड आउट करते हैं। ये हम करते हैं हेस लॉ में। तो हेस लॉ में क्या होता है? अभी रिलेटेड बोला है, हेस लॉ इज रिलेटेड टू चेंज इन द हीट ड्यूरिंग रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर ऑन द वॉल्यूम। तो इसमें दोस्तों एक ध्यान में रखना है, चेंज इन हीट ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब वो रिएक्शन कैसा है वो आपको देखना पड़ेगा। इससे भी रिलेटेड हेस लॉ है। तो चेंज इन हीट ड्यूरिंग अ रिएक्शन हेस लॉ में क्या होता है ये ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिमम क्या दिया है? मैक्सिमम एंट्रोपी विल बी इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब चार ऑप्शंस दिए हैं और इसमें बोला है हमें इसमें से मैक्सिमम एंट्रोपी किस में रहेगा। तो एक बात ध्यान में रखना है, देखो दोस्तों, सॉलिड सॉलिड का अगर लिक्विड होता है, सॉलिड का अगर लिक्विड होता है तो एंट्रोपी क्या होगा दोस्तों? इंक्रीज होगा। एंट्रोपी क्या होगा? इंक्रीज। ठीक है। लिक्विड का अगर गैस बनता है, लिक्विड का अगर गैस बनता है फिर भी एंट्रोपी क्या होगा दोस्तों? इंक्रीजेस। एंट्रोपी क्या होगा? इंक्रीजेस। उसके बाद सॉलिड का डायरेक्ट गैस भी बनता है तो भी एंट्रोपी क्या होगा दोस्तों? इंक्रीजेस। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस अगर मॉलिक्यूल का बढ़ेगा, बराबर, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन एटम्स अगर बढ़ेगा, मतलब सॉलिड का लिक्विड हुआ है तो एंट्रोपी बढ़ेगा, लिक्विड का गैस या वेपर में कन्वर्जन हुआ तो एंट्रोपी बढ़ेगा। मतलब देखो आइस है, आइस को मेल्ट किया तो उसका पानी बनेगा, एंट्रोपी बढ़ेगा, बराबर। पानी का हमने क्या किया दोस्तों? वेपराइजेशन किया, बराबर, वेपर्स बन गए, उसकी वेपराइजेशन हो गया। तो पानी था हमारा एक ग्लास, उसके बहुत सारे वेपर्स रूम में फैल गए, तो क्या हुआ दोस्तों? एंट्रोपी इंक्रीज हो गया, बराबर है। तो यहाँ पे देखो आइस है, लिक्विड वाटर है, स्नो है और बाद में वाटर वेपर है। तो वाटर वेपर का क्या रहेगा दोस्तों? एंट्रोपी ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये ये वाटर वेपर मतलब गैस बने है ना, तो गैसेस का एंट्रोपी हमेशा क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या है, क्या है पढ़िए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एंट्रोपी डिक्रीज। मतलब अभी दिया, पहले इसमें मैक्सिमम पूछा था,
अब इसमें पूछा है कम किस में होगा, मिनिमम किस में होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एंट्रोपी डिक्रीज, मतलब किसमें एंट्रोपी कम हो रहा है, कम 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 कब होगा दोस्तों, जब उल्टा रिवर्स प्रोसेस ध्यान में रखें, गैस का सॉलिड बन रहा है तो कम होगा, लिक्विड का दोस्तों, लिक्विड का सॉलिड बन रहा है तो कम होगा, बराबर है, बराबर है। वेपर का दोस्तों, वेपर का अगर सॉलिड बन रहा है तो कम होगा, बराबर। मतलब बहुत सारे, मतलब एक्सपांशन से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो क्या होगा, कम होगा। देखो, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुक्रोज फ्रॉम द सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ पे देखो बहुत सारा सॉल्यूशन है हमारा, ये सारा इतना सारा सॉल्यूशन है, इसमें पानी भी है, कुछ कंटेंट रहेंगे, ये सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, ये सुक्रोज का सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन है, सुक्रोज का सॉल्यूशन। देखो, ये सुक्रोज का सॉल्यूशन, इसका क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं। क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद यहाँ पे हमें एक पेज पे या एक एक पेट्री डिश में, ऐसे एक डिश में हमें क्या मिलेगा दोस्तों, एक डिश में ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स मिलेंगे, इसके ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स मिलेंगे। तो देखो, क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद सॉल्यूशन का अगर क्रिस्टलाइजेशन किया तो बहुत सारा लिक्विड था, सॉल्यूशन में लिक्विड होता है, पूरा लिक्विड सॉल्यूशन था, उसका क्रिस्टलाइजेशन किया तो उसमें से वाटर वेपर निकल जाएंगे, छोटा सा सॉलिड पार्ट बचेगा, उसको बोला जाता है क्रिस्टलाइज। बाद में रेस्टिंग ऑफ आयरन है, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट हो गया तो ये एंट्रोपी डिक्रीज नहीं होता है, इसमें इसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है, इसमें एंट्रोपी क्या होता है, इंक्रीज होता है, आइस मेल्ट हो। रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें भी इंक्रीज होता है, इसमें भी इंक्रीज होता है। वेपराइजेशन और कैंपर, कैंपर कैंपर का वेपराइजेशन मतलब कपूर जलाए हमने, कैंपर मतलब कपूर, कपूर जलाए। देखो कपूर क्या होता है दोस्तों, सॉलिड, यहाँ पे कपूर हमने जला दिया, कपूर जलाने के बाद क्या होगा, उसका डायरेक्ट गैस बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। फिर एंट्रोपी, पहले वो इतना कपूर था लेकिन पूरे रूम में कपूर का स्मेल फैल जाएगा, मतलब उसका वेपराइजेशन पूरे रूम में फैल जाएगा दोस्तों। मतलब कपूर का अगर हमने वेपराइजेशन किया तो एंट्रोपी इंक्रीज होगा। लेकिन क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे डिक्रीज किसका होता है, तो डिक्रीज का आंसर आएगा दोस्तों क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुक्रोज फ्रॉम सॉल्यूशन। ये क्या होगा, एक बात ध्यान में रखना है, सॉलिड का गैस बनता है, सॉलिड का वेपर बनता है तो एंट्रोपी बढ़ती है, और उसके अपोजिट ध्यान में रखना है, डिक्रीज होती है। क्लियर है। चलो इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, देख लो, क्वेश्चन नंबर 10। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखिए क्वेश्चन क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब एक रिएक्शन हो रहा है। देखो दोस्तों, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब प्रोडक्ट बन रहा है, देखो एक एंथैल्पी बन रहा है, देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये है फॉर्मेशन हो रहा है यार, यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, फॉर्मेशन हो रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे इसको, डेल्टा एच, डेल्टा एच, और फॉर्मेशन मतलब क्या आएगा, एफ, डेल्टा एच या फॉर्मेशन के लिए पूरा फॉर्मेशन लिखेंगे तो ये डेल्टा है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, दो एटम्स इकट्ठा आ रहे हैं और मॉलिक्यूल बन रहे हैं, फॉर्म हो रहा है, कंपाउंड बन रहा है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एंथैल्पी ऑफ दैट रिएक्शन, एंथैल्पी डिसोसिएशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, एंथैल्पी ऑफ दैट रिएक्शन, इसका एंथैल्पी देखेंगे, डेल्टा एच कितना आता है, नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है। डेल्टा एस देखेंगे इसका, यहाँ पे देखो दो रिएक्टेंट का एक प्रोडक्ट बना है तो ये नेगेटिव आएगा, एंट्रोपी डिक्रीज होगा। एंथैल्पी क्या होगा दोस्तों, इसमें एब्जॉर्ब हो रही एनर्जी, एब्जॉर्ब हो रही कि रिलीज हो रही है दिखना है, तो एक तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो एंट्रोपी यहाँ पे एनर्जी ऐड हो रही है, ऐड हो रही मतलब यहाँ पे डेल्टा एस एच क्या रहेगा, पॉजिटिव आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो एंथैल्पी ऑफ दैट रिएक्शन मतलब वो एंथैल्पी अपन कैलकुलेट करेंगे इसमें, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, the correct option for free expansion of an ideal gas under adiabatic condition। देखिए क्या दिया है इसमें, the correct option for free expansion of an ideal gas under adiabatic is, adiabatic प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, एक पहले हमें ध्यान में रखना है, adiabatic जो प्रोसेस है, adiabatic प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, हीट कांस्टेंट होता है, मतलब डेल्टा, इसमें जो Q होता है, Q इज इक्वल टू, ध्यान में रखना है आपको,
क्यू इज इक्वल टू जीरो होता है इसमें, क्यू इज इक्वल टू जीरो एडियाबेटिक में। तो क्यू इज इक्वल टू जीरो, क्यू इज इक्वल टू जीरो किसमें, देखो इसमें क्यू इज इक्वल टू जीरो नहीं, इसमें भी क्यू इज इक्वल टू जीरो नहीं, ये दोनों में हमारा कंपटीशन आएगा दोस्तों। पहले हमें पता है एडियाबेटिक प्रोसेस में कांस्टेंट क्या होता है, हीट कांस्टेंट, मतलब क्यू इज इक्वल टू जीरो। इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, ये कैंसिल कर दे। अभी हमारा कंपटीशन ये दोनों इसमें है दोस्तों। अभी एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहेगा, अगर हीट चेंज नहीं होगी तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा ना दोस्तों। तो यहाँ पे ये इन गलत हो गए, तो ये करेक्ट आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन। देखो मतलब हीट कांस्टेंट है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, और हीट रिलीज ही नहीं हुई, एब्जॉर्ब नहीं हुई, मतलब हम एक जगह पे है, वर्क ही नहीं होगा ना। हम कांस्टेंट है ना, हीट कांस्टेंट है, मतलब वर्क हुए ही नहीं। ऐसा बोलेंगे थर्मास में क्या है, देखो थर्मास में क्या है दोस्तों, थर्मास में हमने चाय रखी है, चाय रखी है तो वो थर्मास में चाय रखने के बाद बाद में हमने देखा तो वो ठंडी भी नहीं हो गई चाय और कम भी नहीं हो गई, मतलब वो कैसा रहा, कांस्टेंट रहा, मतलब उसमें से हीट रिलीज नहीं हुई, टेम्परेचर उसका कम नहीं हुआ, बराबर है, मतलब कांस्टेंट है, वर्क भी कांस्टेंट है, तो डब्ल्यू भी जीरो आएगा, टेम्परेचर भी जीरो, और हीट तो पता है हमें जीरो है। ठीक है, देखो दोस्तों, ठीक है, होप है ये जो क्वेश्चंस है दोस्तों केमिकल थर्मोडायनामिक के, ये जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए यहाँ पे, एंथैल्पी का, एंट्रोपी का, बाद में क्या क्या कांस्टेंट होता है प्रोसेस में, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी करके रखना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक आपको बढ़िया करके रखना है। गिब्स एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको करके रखना है दोस्तों। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको करके रखना है, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के क्वेश्चंस आपको करके रखने हैं दोस्तों। तो होप है आज के लेक्चर में मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताए होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और बच्चों, तो वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा। और आपको ये क्वेश्चन को और बेहतर बनाने के लिए आपको केमिकल थर्मोडायनामिक का मेरा जो थियरी का लेक्चर्स है वो देखना पड़ेगा, ताकि आपके ये क्वेश्चंस वहां से इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, होप है ये लेक्चर आपको अगर पसंद आया होगा तो आपको पता है दोस्तों क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू वॉचिंग माय lecture.